नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों का नमस्कार। स्वागत है आपके C++ के इस नवीन वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं, इनलाइन फंक्शन का कांसेप्ट क्या है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को देखेंगे एग्जांपल के साथ, फंक्शन ओवरलोडिंग देखेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म का जो सीन है उसको देखेंगे हम लोग C++ में, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे उसके। ये जानेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग में कंपाइलर करेक्ट फंक्शन कैसे चूज करता है, उसके रूल्स को भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। इससे गए वीडियो में हम लोग ने देखा कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस, इनमें क्या अंतर है, C++ में हम लोग उसको कैसे अचीव करते हैं। तो यदि वो वीडियो और वैसी अन्य वीडियो यदि आपको इस प्लेलिस्ट की देखनी है तो इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी अभी आपको दृश्यमान होगा। तो बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इनलाइन फंक्शंस। इनलाइन फंक्शंस C++ पे इंट्रोड्यूस किए गए ताकि वो फंक्शन कॉल ओवरहेड को रिड्यूस कर सके। यहाँ पे कॉल ओवरहेड का मतलब है कि फंक्शन को क्रिएट करना, उसकी मेमोरी को एलोकेट करना, उसको कॉल करना, इसमें रिसोर्सेस और टाइम दोनों लगते हैं। तो अननेसेसरी जब भी हम लोग को फंक्शंस को इस प्रकार एक्स्ट्रा रिसोर्स और टाइम न देना हो, इसको रिड्यूस करना हो, इसी को कहेंगे हम लोग रिड्यूस फंक्शन कॉल ओवरहेड। ये हम लोग अचीव करते हैं यूजिंग इनलाइन फंक्शंस। ठीक है, आगे बताया इसको। नॉर्मली जब एक फंक्शन कॉल होता है तो एक फंक्शन कॉल होता है, मेमोरी लोकेट होती है, एग्जीक्यूशन होता है, कंट्रोल रिटर्न होता है। ये प्रोसेस टाइम ले सकता है। इस कारण से यहाँ पे कंसेप्ट आया हम लोग का इनलाइन फंक्शन का। यदि आप एक फंक्शन को इनलाइन से डिक्लेयर कर दें तो कंपाइलर हो सकता है उस फंक्शन कॉल को एक्चुअल फंक्शन कोड से रिप्लेस कर दे। चलो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे बेसिक हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के लिए यूजिंग नेम स्पेस std, ताकि बार बार ये ना लिखना पड़े। फिर हम लोग का मेन मेथड लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं void fun। अब इस फंक्शन के अंदर लेट्स से मैं काउट एक स्टेटमेंट लिखता हूं कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे कॉल कर दूं तब क्या होगा, नॉर्मल फ्लो किस तरीके से होगा, इंट मेन से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा, मेमोरी लोकेट होगी फंक्शन के लिए, तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद आपका कंट्रोल यहाँ से यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद आपका फिर ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर फंक्शन आपका बंद होगा, फिर फंक्शन की जो मेमोरी थी वो डीएलोकेट होगी। डीएलोकेट होने के बाद आपका जो फ्लो है वो वापस से यहाँ पे रिटर्न होगा और आगे की जितनी चीजें हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। अब ये तो नॉर्मल फंक्शन हुआ। अब ऐसे मल्टीपल इस तरीके के फंक्शन कॉल्स करने पड़े तो बार बार एक छोटे से स्टेटमेंट के लिए हम लोग को बार बार फंक्शन को, मेमोरी को क्रिएट करके उसका कंट्रोल यहाँ पे लेके फिर फंक्शन को डिस्ट्रॉय करके उसका कंट्रोल वापस लाना पड़ेगा। दिस इज टाइम कंज्यूमिंग एंड रिसोर्स कंज्यूमिंग। जब इतना छोटा सा स्टेटमेंट है तो ये चीज नहीं होनी चाहिए कि हम लोग फंक्शन को क्रिएट करे, उसको कॉल करे, एलोकेट करे, डीएलोकेट करे। ये सारा जो चीजें हैं हम लोग को अननेसेसरी है, बट स्टिल वी वांट अ सेपरेट फंक्शन फॉर इट। सो ऐसे कंडीशन में जब आपका फंक्शन के अंदर जो कोड है वो बहुत छोटा है और आप चाहते हो कि बार बार फंक्शन कॉल पे आपका जो एक्स्ट्रा रिसोर्स और टाइम है वो खर्च ना हो, ऐसे कंडीशन पे आप इस फंक्शन को क्या करेंगे, इनलाइन सेट कर देंगे। सिर्फ इनलाइन आप वही फंक्शन को सेट करेंगे जो कि छोटा होगा और आपको चाहिए नहीं कि वो एक्स्ट्रा टाइम और रिसोर्स ले। छोटा होना आवश्यक है। अगर बहुत बड़ा फंक्शन होगा इनलाइन देके फायदा नहीं। कैसे, वो बताते हैं। अब होगा क्या जब हम लोग इसको इनलाइन लिख देते हैं। जब हम लोग ने इसको इनलाइन लिख दिया तो इसके अंदर का जो भी कोड है, जो कि ये लाइन है, वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे कंपाइलर में भी इस स्टेटमेंट को डायरेक्टली यहाँ पे टेस्ट कर दे। इससे होगा क्या कि ये फंक्शन कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे आपका रिसोर्स और टाइम दोनों बचेगा। क्या होगा अगर इसको हम लोग ने इनलाइन कर दिया, फिर से बोलते हैं, अगर इनलाइन कर दिया और इसके अंदर का जो कोड है वो बहुत छोटा है तो कंपाइलर शायद इस फंक्शन कॉल के जगह पे डायरेक्टली इसके अंदर का कोड जो है वो कॉपी पेस्ट कर देगा। इससे आपके फंक्शन कॉल के लिए जो मेमोरी एलोकेट होती है, फिर जो जितना टाइम लगता है वो कर्सर को ऊपर नीचे करने में, फ्लो को चेंज करने में, डीएलोकेट करने में, वो सारा टाइम जो है बच जाता है, आपका रिसोर्स भी बच जाता है इसके साथ। तो इस कारण से हम लोग इस इनलाइन फंक्शन को यूज करते हैं। अभी अगर इसको मैं रन करूं तो यहाँ पे ये हम लोग का जो है फंक्शन चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है। एक्चुअल में इसको लिखना चाहिए इनलाइन फंक्शन। ठीक है, तो कंपाइलर शायद या शायद नहीं उसने ये जो कोड है उसको एग्जैक्टली यहाँ पे लिख दिया होगा और कॉल नहीं किया होगा। अब मैं शायद क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका कंपाइलर डिसाइड करेगा कि इस इनलाइन के अंदर जो चीज लिखी है उसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना चाहिए या फिर फंक्शन ही कॉल करना बेस्ट है। दैट इज डिसाइडेड बाय द कंपाइलर। तो ये चीज है। अब यहाँ पे नोट दिया गया है कि ये नोट से आपको समझेगा कि कंपाइलर किस तरीके से इनलाइन फंक्शन के अंदर के कोड को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करेगा या नहीं करेगा। इस तरीके से कि यहाँ पे देखो, इनलाइन एक रिक्वेस्ट है कंपाइलर को, कोई कमांड नहीं। यानी अगर आपने इसको इनलाइन लिख दिया, ये कंपलसरी नहीं है
कि कंपाइलर इसके अंदर जो कोड लिखा है उसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट करे। ये कंपलसरी नहीं है, ये कोई कमांड नहीं दे रहे हैं आप इनलाइन लिख के कंपाइलर को, आप एक रिक्वेस्ट दे रहे हैं कंपाइलर को कि ट्राई करो, अगर ये इनलाइन हो जाए तो बहुत बढ़िया है, इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देना। यहाँ पे ट्राई करो, रिक्वेस्ट दी जा रही है। सो इनलाइन इज ओनली अ रिक्वेस्ट टू द कंपाइलर, नॉट अ कमांड। ठीक है, ये सिर्फ एक विनंती है कि कंपाइलर ऐसा कर दो, हो सके तो, कोई आदेश नहीं है, कोई कमांड नहीं है। ठीक है, अब कंपाइलर जो है इसको इग्नोर करेगा यदि उस इनलाइन फंक्शन के अंदर लूप्स होंगे, कोई रिकर्सिव फंक्शन होगा, कोई स्टैटिक वेरिएबल होगा, या फिर फंक्शन बहुत ज्यादा बड़ा हो। ऐसे कंडीशंस में आपका जो कंपाइलर है वो ये लॉजिकल कंक्लूजन निकालता है, उसको कोड इस तरीके से किया है कि जो इनलाइन फंक्शन में ये सारी चीजें हैं, इससे ये इनलाइन फंक्शन को डायरेक्टली मेन फंक्शन में पेस्ट करना काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इस कारण से जब आपके इनलाइन फंक्शन के अंदर ये सारी चीजें हो, कि जब लूप हो, रिकर्जन हो, बहुत बड़ा आपका फंक्शन हो, तब ऐसे कंडीशन में इसको नॉर्मल फंक्शन रहने देना ही उचित है। तो इट इज डिपेंडेंट ऑन द कंपाइलर कि उसको लगेगा कि अगर आपका कोड बहुत छोटा है और इसको डायरेक्टली इनलाइन बनाया जा सकता है तो वो बनाएगा, यदि नहीं तो नहीं। ये सारे कारण है जिससे वो नहीं बनाएगा। ओके, कंपाइलर में इग्नोर इट इफ ऑल ऑफ दिस कंडीशंस। ओके, सो इनलाइन कंडीशन बेस्ट होते हैं छोटे छोटे फंक्शंस के लिए। ओके, आई होप सो इट इज मोर देन क्लियर। नाउ मूविंग अहेड, वी हैव डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। C++ हम लोग को अलाउ करता है कि हम डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करें किसको, पैरामीटर्स को। तो मतलब क्या है पता चलेगा, यदि कॉलर कोई वैल्यू नहीं देता कोई पैरामीटर का तो डिफॉल्ट वैल्यू यूज की जाएगी। इसका मतलब क्या है देखिए, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे अभी हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे इस कंसेप्ट को सीखने के लिए। एक एडिशन का फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम लोग इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे, जो भी ऐड होगी वो। सो वी राइट ऐड, और यहाँ पे इसके अंदर मैं लिखता हूँ int n1, int n2, माने दो नंबर्स को ऐड करने का ये फंक्शन है, n1 प्लस n2। ठीक है, अब दो नंबर को ऐड करने का फंक्शन है, बहुत क्लियर है, वैल्यू रिटर्न होगी ऐड करने के पश्चात। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, यानी हम लोग एक इंटीजर i या d को प्रिंट करेंगे। अब इसमें हम लोग फंक्शन को दौड़ा सकते हैं ऐड, और दो वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, दो इंटीजर वैल्यूज को। 20, 30 लिखते हैं, आंसर 50 हम लोग को कैलकुलेट होके आ जाना चाहिए। लेट अस रन दिस। यहाँ पे रन किया और 50 हम लोग का आंसर भी आ गया, सही है। नाउ मूविंग हेड, यहाँ पे लेट्स से हम लोग को 3 नंबर के लिए फंक्शन को बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 पैरामीटर्स को लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 किया है तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 10 भी डाल देते हैं ऐड करने के लिए, हो जाएगा 60 एंड द आंसर इज 50। ऐसा कैसे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने ऐड ही नहीं किया उसको, नेवर माइंड, अभी ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद इट इज n3, अभी ऐड करने के बाद अभी हम लोग इसको रन करें तो यहाँ पे आता है हम लोग का आंसर 60 एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि लेट्स से मेरे को 2 नंबर के लिए नहीं करना है ये ऐड फंक्शन को, सिर्फ एडिट करना है इसको प्लीज। नाउ लेट्स से मेरे को यहाँ पे इसको 3 नंबर के लिए एडिशन नहीं करना है, सिर्फ 2 नंबर के लिए एडिशन करना है। ऐसे कंडीशन में अगर मैं ऐसा करना चाहूं तो वो मेरे को सर एक एरर दे देगा, हम लोग को ये एरर नहीं चाहिए। अब हम लोग को क्या करना होगा, एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक और फंक्शन बनाएंगे हम लोग। उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको मे बी ऐड 2 रख देंगे, इसको ऐड 3 कर देंगे, ऐड 2 वाले में सिर्फ 2 रखेंगे, ऐड 3 वाले में 3 रखेंगे। बट दिस साउंड्स वेरी प्रॉब्लमैटिक इन इटसेल्फ, क्या आप एक छोटी चीज को चेंज करने के लिए पूरा नया फंक्शन बना रहे हैं, नॉट वेरी हेल्दी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम लोग का डिफॉल्ट पैरामीटर्स वाला कंसेप्ट आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो 3 नंबर है, ठीक है, यहाँ पे जो 3 नंबर हम लोग रिसीव कर रहे हैं, इसमें से 2 तो कंपलसरी है, मैंने 2 नंबर तो चाहिए आपको ऐड करने के लिए, राइट। सो इन दोनों को यूजर 100% डालेगा। अब ये तीसरा नंबर है, हो सकता है यूजर डाले या यूजर न डाले। अगर वो यूजर डाल रहा है तो ये वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पे जाएगी और हम लोग का जो वैल्यू है एज 60 एज एक्सपेक्टेड वो आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 10, 10 और 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो 30 हम लोग को जैसा चाहिए था वैसा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फॉर अ चेंज अगर यूजर को 3 के जगह पे सिर्फ 2 नंबर डालना है, ऐसे पे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देंगे जो कि है 0। एडिशन पे 0 ऐड करेंगे तो कुछ इशू नहीं आता है, इसके लिए हम लोग ने 0 लिख दिया। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे 2 नंबर की वैल्यू डाल दे, तीसरी नंबर की वैल्यू ना डाली, यानी n3 की वैल्यू ना डाले, तो अगर n3 की वैल्यू नहीं डाली तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो n3 के अंदर सेट हो जाएगी और 0 होगा तो ऐड करके कुछ प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को, आंसर वही सेम रहेगा। सो दैट्स व्हाई वी मे यूज दिस डिफॉल्ट पैरामीटर। अब इसको रन करते हैं। इसको रन करने पे आंसर 20 आ रहा है विच इज वर्किंग 100%। अब लेट्स से मैं वापस से यहाँ पे 10 डाल देता हूँ,
ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने क्योंकि आर्ग्यूमेंट में वैल्यू डाली है तो पैरामीटर में इसको रिसीव भी किया जाएगा और ये डिफॉल्ट पैरामीटर को इग्नोर किया जाएगा, ये डिफॉल्ट वैल्यू को इग्नोर किया जाएगा। तो इफ देयर इज वैल्यू दैट वैल्यू वुड बी एक्सेप्टेड, इफ नॉट द डिफॉल्ट वैल्यू वुड बी एक्सेप्टेड। ये यहाँ का रूल हुआ, इसी को कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी कहो। तो यहाँ पे इस तरीके से ये भी काम करेगा। दिस सॉल्व्स मेनी प्रॉब्लम। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे जितने चाहो उतने नंबर्स डाल सकते हो, बट उसका डिफॉल्ट जो वैल्यू है इसको हम लोग 0 रखेंगे। अब इधर सेम उसको ऐड भी करना चाहिए राइटली। अब यहाँ पे आप मिनिमम 2 तो डालना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 में हम लोग ने कोई डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं डाला है, सो इट वुड एब्सोल्युटली नीड दैट वैल्यू। उसके बिना वो एरर दे देगा। 1 को ट्राई करेंगे तो एरर देगा कि एटलीस्ट 2 इज रिक्वायर्ड। अगर आप 2 वैल्यूज डाल देते हैं देन बाकी सब डिफॉल्ट वैल्यू है, तो अगर आप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, ठीक है। यदि आप डालो तो भी चलेगा, वही वैल्यू एक्सेप्ट की जाएगी जो डाली जा रही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं जो भी वैल्यूज है। तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज डाल दी और सबका सम होकर हम लोग के पास आ रहा है 50। सो इट इज ऑल वर्किंग। अगर आप बीच में से कोई वैल्यू उड़ा भी दो, नो इश्यूज, ठीक है। मिनिमम 2 वैल्यूज की एंट्री चाहिए, उसके बाद के सब में हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू डाल के रखिए। सो दीस आर डिफॉल्ट पैरामीटर्स और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ पे एक ही सिंपल सा रूल है और कॉमन सेंस वाला रूल है कि यहाँ पे जब भी आप डिफॉल्ट पैरामीटर डाल रहे हैं, लेट्स से यहाँ पे सब डिफॉल्ट पैरामीटर में हटा देता हूं, तो यहाँ पे अगर आपको डिफॉल्ट पैरामीटर डालना है तो आप लेफ्ट से पैरामीटर्स को डिफॉल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यूजर जब भी यहाँ पे कोई एक पैरामीटर का भी वैल्यू अगर डाल रहा है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली पहले वाले आर्ग्यूमेंट में सेट होगा, पहले वाले पैरामीटर में सेट होगा, ठीक है। यदि वो दूसरा डालेगा तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैल्यूज सेट होती जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग कभी भी अपने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट पैरामीटर्स को, डिफॉल्ट वैल्यूज को लेफ्ट से ना सेट करते हुए राइट से सेट करते हैं, राइट से सेट करते हैं। तो अगर हम लोग राइट से सेट करेंगे देन नो प्रॉब्लम। यहाँ पे अगर हम लोग ने इसको अगर डिफॉल्ट सेट किया राइट से सबसे पहले, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो जितना भी आप उसमें पैरामीटर्स में वैल्यू डालते रहोगे वो लेफ्ट टू राइट असाइन करता रहेगा। अगर लास्ट वाला नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन दे दिया तो भी चलेगा। बट लेफ्ट साइड से ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि पहला ही वैल्यू आपका लेफ्ट में जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बीच में भी दे सकते हो, यानी मैं लास्ट में दे दिया, सेकंड लास्ट में दे दिया, दैट वुड ऑल्सो बी प्रॉब्लमैटिक। क्योंकि यहाँ पे अगर आप 1 वैल्यू डाल दो, 2 वैल्यू डाल दो, 3 वैल्यू डाल दो और फिर चौथी वैल्यू डालो, तब यहाँ पे हम लोग को कंफ्यूजन होगा कि चौथी वैल्यू है तो यहाँ पे डालना है, यहाँ पे डालना है। लेट्स से यूजर ने चौथी वैल्यू नहीं डाली, ठीक है, तो 5वीं वैल्यू पे वैल्यू डाल ही नहीं सकता है। इस कारण से आपका जो डिफॉल्ट वैल्यूज है उसमें ये रूल फॉलो होगा कि आप जो भी डिफॉल्ट वैल्यू डाल रहे हो वो राइट टू लेफ्ट डाल सकते हो, राइट टू लेफ्ट डाल सकते हो, लेफ्ट टू राइट नहीं डाल सकते, बीच से भी नहीं डाल सकते। आई होप आई एम मोर देन क्लियर। सो दीज आर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे वही कहा है कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को कभी भी आप राइट टू लेफ्ट डिक्लेयर करेंगे, राइट टू लेफ्ट डिक्लेयर करेंगे, लेफ्ट टू राइट नहीं, ठीक है। तो करेक्ट तरीका है आप राइट टू लेफ्ट डिक्लेयर करते जाओ, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लेफ्ट टू राइट नहीं और नाइदर बीच में से। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। मूविंग अहेड वी हैव इज फंक्शन ओवरलोडिंग। नाउ फंक्शन ओवरलोडिंग, लेट्स बिगिन। फंक्शन ओवरलोडिंग हमको अलाउ करता है कि हम मल्टीपल फंक्शंस को सेम नाम दे बट पैरामीटर डिफरेंट दे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका क्या होता है, सब देखेंगे। ये है एक एग्जांपल कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है C++ में, इसको देखते हैं, धीरे धीरे करके सब देखेंगे। आपका जब एग्जांपल देखोगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। लेट्स मूव अहेड। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है वन नेम मल्टीपल बिहेवियर। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर या फॉर्म, इज्म का मतलब बहुत सारे फॉर्म में तब्दील होने वाला, ऐसा बोलेंगे। एक नाम मल्टीपल बिहेवियर एक फंक्शन का। तो यहाँ पे एक फंक्शन बहुत सारे स्ट्रक्चर में हम लोग को दिखेगा, ऐसा कुछ बात होगी। देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है यहाँ पे, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसमें हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग देखते हैं। दूसरा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है जिसमें हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखते हैं। एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है जिसको हम लोग वर्चुअल फंक्शन बोलते हैं। इन सबको हम लोग C++ के प्लेलिस्ट में देखेंगे, आप चिंता ना करें। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पेसिफिकली फंक्शन ओवरलोडिंग, क्योंकि इसमें क्लास की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेट्स गेट गोइंग। सो एग्जांपल फॉर फंक्शन ओवरलोडिंग। यहाँ पे हम लोग के प्रोग्राम में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स। ओके, सो इस एग्जांपल को हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करके देखते हैं।
ऑलराइट, लेट्स डू इट। अब हम लोग फ्लोट में रिटर्न करेंगे क्योंकि एरिया मोस्टली फ्लोट में जाएगा। एरिया इस फंक्शन को लिखते हैं, बट एरिया ऑफ व्हाट? एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एरिया सर्कल लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब इसके पैरामीटर्स होंगे। अब एरिया ऑफ अ सर्कल निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए रहता है? सिर्फ एक चीज, उसका रेडियस, उसका रेडियस। RADIUS भी लिख देते हैं, ठीक है, रेडियस। अब फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ अ सर्कल का? अगर हम लोग को निकालना है तो है पाई आर स्क्वायर। पाई को बोलेंगे 22.0 डिवाइड बाय 7.0। ये तो पाई का वैल्यू हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। पाई आर स्क्वायर होता है तो मल्टीप्लाई बाय रेडियस, मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया हम लोग ने। ये एरिया ऑफ अ सर्कल निकल जाएगा। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सी आउट, एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है, सीधा हम लोग एरिया सर्कल लिख देते हैं। अब इसमें हम लोग वैल्यू डालते हैं, लेट्स से 10। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। 314 समथिंग आना चाहिए। और यहाँ पे देखो 314 समथिंग आ रहा है, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। मूविंग अहेड, हम लोग को लेट्स से एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसा होता है? फ्लोट आप लिखेंगे, लिखते हैं एरिया रेक्टेंगल। अब ऐसे कंडीशन में रेक्टेंगल के लिए हम लोग को चाहिए लेंथ और ब्रेड्थ। सो इंट में नहीं लेना चाहिए था, एक्चुअली मेरे को फ्लोट में लेना चाहिए था इसको। नेवर माइंड, कोई इशू नहीं पड़ता। यहाँ पे भी फ्लोट पे लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो लेंथ इज लेंथ एंड ब्रेड्थ, ओके। सो अब इसका जो फॉर्मूला है क्लियर है, लेंथ इन द ब्रेड्थ, कुछ इस तरीके से। नाउ अभी एरिया रेक्टेंगल निकालू मैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाना चाहिए 100। सो लेट अस प्रिंट दैट। इसको अभी के लिए मैं इधर एंडल डाल देता हूँ, तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। अब यहाँ पे एक नहीं चलेगा, 2 डालना पड़ेगा। सो यस, लेंथ ब्रेड्थ दोनों डालना था। लेट्स रन दिस, और यहाँ पे हम लोग का 100 आ रहा है आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है ऑल्दो, कि जब दोनों एरिया है तो दोनों का हम लोग को अलग अलग हमेशा नाम लिखना पड़ रहा है। लेट्स से हम लोग को ये अलग अलग नाम न लिखना पड़े, तब क्या फिर भी सही से काम करेगा? इसको रन करके देखते हैं। पहले एरिया ऑफ अ सर्कल है जो कि 314 समथिंग आना चाहिए, और ये दूसरा हम लोग एरिया रेक्टेंगल 100 आना चाहिए। लेट्स रन दिस। यहाँ पे बोलता है एरिया ऑफ सर्कल डिक्लेयर्ड नहीं है, तो हम लोग सर्कल को हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हटा देते हैं, सिर्फ एरिया रखते हैं क्योंकि वही हम लोग ने यहाँ पे रखा है, ठीक है। इसको रन करते हैं और आप देखोगे आंसर वैसे का वैसे ही आ रहा है, एब्सोल्युटली करेक्टली, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये कैसे हुआ? ये हुआ ड्यू टू कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ड्यू टू कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम लोग कह रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या हो रहा है इसमें एक ही नाम से 2 फंक्शन को हम लोग ने ओवरलोड कर दिया, ठीक है। इससे पहले अगर आप सी में देखते तो 2 फंक्शंस कैन नॉट हैव सेम नेम, बट हियर 2 फंक्शंस कैन हैव सेम नेम। द ओनली कंडीशन इज देयर पैरामीटर्स मस्ट बी डिफरेंट, और यहाँ पे हम लोग का पैरामीटर्स डिफरेंट है। इसके लिए हम लोग का कंपाइलर डिस्टिंग्विश कर पा रहा है कि जब इस एरिया में अगर आपने एक वैल्यू डाला, सो ऐसा कौन सा एरिया फंक्शन है जिसमें एक वैल्यू है, ये वाला। सो इट वुड चूज दिस फंक्शन, और इसके लिए हम लोग का आंसर एरिया ऑफ अ सर्कल वाला करेक्ट आया। देन अगेन यहाँ पे हम लोग ने अगर 2 वैल्यूज डाला, तब यहाँ पे ऐसा कौन सा एरिया फंक्शन है जिसमें 2 वैल्यूज जाता है, तो ये उसने सिलेक्ट करके आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल एग्जैक्टली करेक्टली दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से। सो इट इज वेल अंडरस्टूड कि एरिया ऑफ अ सर्कल में सिर्फ एक ही चीज लगती है, दैट इज रेडियस। तो यहाँ पे सिर्फ 10 डाला, आपका काम हो गया। आपके कंपाइलर ने सिर्फ एक वैल्यू वाला, एक पैरामीटर वाला फंक्शन को कॉल करके रन कर दिया। इसको कहते हैं अर्ली बाइंडिंग। उसने पहले ही समझ लिया कि क्या होगा, ठीक है। और 2 वाले में ये चलेगा। दिस इज नोन एज अर्ली बाइंडिंग, दिस इज नोन एज अर्ली बाइंडिंग। पहले ही कंपाइलर ने डिसाइड कर लिया कि क्या होगा। उसने कुछ लॉजिकली नहीं सोचा कि यार ये मेरे को लग रहा है ना, एक दिया है तो रेडियस का ही होगा, ऐसा उसने लॉजिकली नहीं सोचा। उसको वेल डिफाइंड था ये चीज कि अगर एक है तो यहाँ पे एक पैरामीटर वाला ही फंक्शन चलाना है मेरे को, और हमने कोडिंग भी कुछ इस तरीके से की, ओके। एंड दिस इज ऑल्सो अर्ली बाइंडिंग, ओके। सो व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग? इज functions having same name different parameter, okay, same name different parameter, okay. So functions having same name different parameter, तो यहाँ पे same name different parameter। So आपका कंपाइलर फंक्शन का 2 नाम भले सेम हो, अगर उनके पैरामीटर्स अलग हो तो उसके पैरामीटर्स के बेस पे आपका कंपाइलर डिसाइड करता है कि विच फंक्शन टू कॉल। सो एम्बिगस नहीं रहेगा, ठीक है। अगर एक है तो वो ऐसे पर्टिकुलर फंक्शन को ढूंढेगा जिसमें जो पैरामीटर है वो एक है, ठीक है। अगर 2 है तो उस तरीके से देखेगा। सो इफ देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स बट
same name, it would work, and that is called function overloading, because we are overloading the functions with same name, but since there are different parameters, the compiler is able to decide which function to call when, and that particular process is called early binding. Okay, so this is function overloading. Let's get back to the notes. So the same thing has been done here, कुछ अलग नहीं है, the concept is the same. यहाँ पे उसके रिलेटेड नोट्स दिया गया है जो भी हम लोग ने, मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके बारे में. लेट्स रीड दैट. कैसे कंपाइलर सही फंक्शन को चूज करता है. इस प्रोसेस को कहा जाता है अर्ली बाइंडिंग, जिसको कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी कहते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया. अर्ली बाइंडिंग जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे आपका फंक्शन के अंदर जो भी पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स को मैच करता है विद दैट पर्टिकुलर नेम. अगर वैसा पैरामीटर और फंक्शन नेम मैच कर रहा है, सो इट वुड कॉल दैट फंक्शन. दिस इज अर्ली बाइंडिंग और कंपाइल टाइम बाइंडिंग, ये यहाँ पे कहा गया है. कंपाइलर जो है सिलेक्ट करता है सही फंक्शन को यूजिंग 3 रूल्स, और 3 रूल्स को यहाँ पे बताया गया है. लेट्स सी दैट. एक तो है एग्जैक्ट मैच, कि अगर जो पैरामीटर है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, द फंक्शन इज चोजन. जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखोगे तो एरिया के अंदर हम लोग ने इंट लिखा है, एंड दिस 5 इज इंट. सो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, देयर इज एग्जैक्ट मैच, द फंक्शन इज चोजन. नेक्स्ट, अगर आपका यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो मैच नहीं करता, ऐसे समय पे यहाँ पे कन्वर्जन होगा, कैर टू इंट या फिर फ्लोट टू डबल. ओके, सो ऐसे समय पे यहाँ पे कन्वर्जन होगा. दिस इज टाइप 2, दिस इज टाइप प्रमोशन. ठीक है, इसके बाद में टाइप प्रमोशन का मतलब क्या है कि कैर से इंट जा रहा है, ठीक है, फ्लोट से डबल जा रहा है. ठीक है, यानी पॉइंट वाले फ्लोट से पॉइंट वाले डबल में जा रहा है, इंटीजर वाले कैर से इंटीजर वाले इंटीजर में जा रहा है. ठीक है, सो दिस टाइप प्रमोशन वो इस चीज को करेगा. और अगर ये भी नहीं होता है, देन द रूल 3 इज टाइप कन्वर्जन, कि वो इंट को फ्लोट में कर देगा, फ्लोट को इंट में कर देगा. तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच है, बहुत बढ़िया. अगर इसके डेटा टाइप में कुछ अंतर है तो वो उसको प्रमोट करेगा. अगर प्रमोशन से भी काम नहीं चल रहा है तो वो क्या करेगा, इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा, इंट को फ्लोट, फ्लोट को इंट कर देगा. ठीक है, अगर कोई भी मैच नहीं मिलता तो. अभी अगर ये करने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम आता है, देन इट जनरेट्स एन एरर कि भाई एब्सोल्युटली आपका दिया गया कॉलिंग सिग्नेचर कोई भी फंक्शन के साथ मैच नहीं कर रहा है, सो देयर इज नो फंक्शन नेम्ड एज सच, वो ऐसा बोल देगा. ठीक है, इस केस में अगर आप देखोगे तो हम लोग का उसने देखा सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पे ये इंटीजर है, यहाँ पे क्या है, फ्लोट है, तो दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट मैच. और यहाँ पे फिर आपका इंटीजर टू इंटीजर भी नहीं है कि मतलब कैर टू इंटीजर कन्वर्जन हो जाए, यहाँ पे डायरेक्टली इंटीजर टू फ्लोट कन्वर्जन हुआ है. तो यहाँ पे हम लोग का थर्ड जो मैच था, थर्ड जो रूल था, उसने वो फॉलो किया कि जब कोई भी मैच नहीं बैठ रहा है तो उसने टाइप कन्वर्जन किया इंट से फ्लोट पे, एंड इट वर्कड. ये तो इंटरनल मैकेनिक्स है, यूजुअली इसको कोई बता दे, मैंने आपको बता दिया. ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे जो है आपका इंट टू यहाँ पे फ्लोट कन्वर्जन हो गया एंड इट वर्कड. अगर ये भी काम नहीं करता, देन इट वुड हैव गिवन एन एरर. ओके, सो एग्जैक्ट मैच है, एकदम बढ़िया. एग्जैक्ट मैच नहीं है तो फ्लोट एडिट करना, कैर से इंट कर दो, फ्लोट से डबल कर दो, प्रमोट कर दो. अगर प्रमोशन से भी काम नहीं चल रहा है, एक काम करो, इसको टाइप पे चेंज कर दो. अगर टाइप से भी काम नहीं चल रहा है, देन जनरेट एन एरर. ओके, कि ऐसा कुछ टाइप है ही नहीं जो मेंशन किया गया है. ऑलराइट, मूविंग अहेड. इंपॉर्टेंट रूल फंक्शन ओवरलोडिंग का. फंक्शन ओवरलोडिंग का इंपॉर्टेंट रूल ये है कि फंक्शन ओवरलोडिंग रिटर्न टाइप पे डिपेंड नहीं करते, कि यहाँ पे आप दोनों फंक्शन का नाम सेम रखा है, पैरामीटर सेम रखा है, लेकिन आपने रिटर्न टाइप चेंज कर दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा. इट लुक्स फॉर द फंक्शन नेम, इफ दे आर सेम देन लुक्स फॉर द पैरामीटर. और उसमें भी 3 रूल्स, एग्जैक्ट मैच, प्रमोशन, कन्वर्जन. ठीक है, इस तरीके से. कंपाइलर कैन नॉट डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन रिटर्न टाइप. तो यहाँ पे रिटर्न टाइप कितना भी अलग हो, फर्क नहीं पड़ता. फर्क पड़ना चाहिए तो कहां पे पड़ना चाहिए, आपके पैरामीटर में. ऑलराइट, सो दिस वाज फंक्शन ओवरलोडिंग फॉर यू. आई एम श्योर आपको ये पूरी तरह से समझा है. तो अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक कर यदि आप यहां तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद. नेक्स्ट वीडियो पर हम मिलेंगे, तब तक वंदे मातरम इति चलचित्रम संपूर्णम.